क्लास 10 के अंदर हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म, जो कि प्रश्नावली 3.5 तक हम पहुंच गए हैं। 3.4 तक यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। प्रश्नावली 3.5 के अंदर नेक्स्ट विधि आपके आ जाती है बीजगणित की वज्र गुणन विधि। हमने सबसे पहले ग्राफी विधि को पढ़ा, उसके बाद में बीजगणित की विधि में से सबसे पहले हमने देखा था प्रतिस्थापन विधि, और उसके बाद में हमने देखा विलोपन विधि, और आज हम देख रहे हैं वज्र गुणन विधि। तो इन तीनों विधियों को आपको दिमाग में अच्छे ढंग से रखना है। देखते हैं प्रश्न में क्या दे रखा है। निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने देखा था कि दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म का तीन कंडीशन हो सकती है, या तो उसका अद्वितीय हल होगा, या फिर उसका कोई हल नहीं होगा, या फिर उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसने बोला है कि अद्वितीय हल की स्थिति में, यानी अद्वितीय हल है यानी एक हल है सिर्फ, तो उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी वज्र गुणन विधि से आपको रेखिक समीकरण युग्मों को हल करना है यदि उसका हल मौजूद है तो। ठीक है, तो लेते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। और तो लेते हैं हम पहला प्रश्न। इसके अंदर x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 है। पहला रैखिक समीकरण x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण दे रखा है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। अब सबसे पहला काम हमारा यही है कि जांच करना कि इस रेखिक समीकरण युग्मों के हल कैसे हैं। अद्वितीय हल है तो ही हम आगे बढ़ेंगे और उसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। अगर नहीं है तो वही सवाल है वो समाप्त हो जाएगा और हम लिखेंगे कि रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं है। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले हम निर्धारित कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ A1 क्या है। सबसे पहले आपने जो प्रश्न वाली पढ़ी थी उसके अंदर हमने यही काम किया था। तो A1 B1 C1 A2 B2 और C2 आपको पता करना। और यहाँ पे जो व्यापक रेखिक समीकरण होते हैं, एक बार थोड़ा वापस रिपीट कर लेता हूँ मैं। देखिए A1x B1y C1y सॉरी C1 बराबर 0। इसी प्रकार A2x B2y और C2 बराबर 0। ये दोनों रैखिक समीकरण युग्मों के व्यापक रूप है। अब इसकी तुलना इन समीकरणों से करना है। तो देखिए सबसे पहला जो समीकरण है उसमें x का गुणांक है वो क्या है A1, y का गुणांक क्या है B1 और अचर पद है वो C1 है। इसी प्रकार यहाँ पे x का गुणांक क्या है A2, y का गुणांक क्या है B2 और C2 है वो अचर पद है। तो इन दोनों से हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए A1 क्या है बताइए मुझे। A1 क्या है, यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, ये आ गया 1। इसी प्रकार B1 क्या है, B1 आ जाएगा। देखिए y का गुणांक 3 है परंतु आगे माइनस है इसलिए आपको माइनस बोलना पड़ेगा साथ में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस का 3। फिर नेक्स्ट है C1, और C1 क्या दे रखा है माइनस का 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। इसी प्रकार A2, तो A2 क्या है, दूसरे समीकरण से देखना है x का गुणांक। तो दूसरा समीकरण ये रहा, इस दूसरे समीकरण से x का गुणांक क्या है 3, तो ये आ जाएगा 3। फिर B2 क्या है y का गुणांक। तो y का गुणांक यहाँ पे क्या है माइनस का 9, तो आ जाएगा माइनस का 9। और जो C2 है वो है अचर पद। तो अचर पद यहाँ पे क्या है माइनस का 2, तो आ जाएगा माइनस का 2। तो इस ढंग से आपके सभी पद आ गए A1 B1 C1 A2 B2 और C2। अब हम तुलना करके ज्ञात करेंगे कि क्या कंडीशन आ रही है तीनों में से। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम निकालते हैं A1 बट्टा A2। तो देखिए A1 बट्टा A2 है वो क्या है, A1 क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ लिख लो 1। A2 क्या है, ये रहा नीचे 3, तो ये आ जाएगा 3। दूसरा B1 बट्टा B2 निकाल दो। B1 क्या है हमारे पास माइनस का 3, तो लिखो माइनस 3 बट्टा माइनस के 9। अब देखिए 3 का भाग है वो दोनों में जा रहा है, तो 3 का भाग दे देंगे, साथ में ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस है तो माइनस से वो हट जाएगा। 3 का भाग गया एक बार, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3 बार चला जाएगा और 1/3 अंतिम भिन्न आ जाएगी इसकी सरल होके।
फिर C1/C2। C1 है हमारे पास माइनस का 3, ये आ जाएगा -3, और यहाँ आ जाएगा -2 C2। हल करेंगे तो भी आपके अंतिम ये आएगा 3/2, यानी कि माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, परंतु भाग किसी का नहीं जा रहा है, सेम रहेगा 3 और 5। तो आपने क्या देखा, यहाँ लिखेंगे चूंकि कि A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 के, क्योंकि A1/A2 है 1/3 और B1/B2 भी क्या है 1/3 है, परंतु नॉट इक्वल टू है C1/C2। C1/C2 क्या है 3/2 है, जो कि बराबर नहीं है। इसलिए हम कहेंगे अतः रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं है। ऐसी कंडीशन आपको याद होगा, 3 कंडीशन हमने देखी है, तीनों में से जो तीसरी कंडीशन है ये कि A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है। अतः रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं है। राइट, तो इस ढंग से पहले प्रश्न का जो जवाब है वो इतना ही होगा। अगर ये हल विद्यमान होता, अद्वितीय हल होता, तो हम इसके वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करते। तो पहला सवाल के अंदर आपको इतना ही काम करना है, पहला हमारे हो गया है। अब करते हैं हम नेक्स्ट सवाल दूसरा। नेक्स्ट लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा आपको दे रखा है 2x प्लस y बराबर 5। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 8। अब वज्र गुणन विधि को इस्तेमाल करने से पहले हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड में जो भी पद है उसको पक्षांतर करके आपको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, और राइट हैंड साइड में हमेशा लाना है 0। तो यहाँ पे मैं पहले इसको व्यवस्थित कर लेता हूँ। तो या करके आगे लिख लेते हैं, या 2x प्लस y -5 बराबर 0। राइट, यानी ये जो 5 है वो पक्षांतर हो गया बराबर के इस साइड आया है, तो क्या हो गया 5 की जगह 0 हो गया, और ये प्लस का जो 5 है वो इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा -5। तो यही मैंने किया है। इसको भी यहाँ करके वापस व्यवस्थित लिख लेता हूँ। ये जो 3x है ऐसे के ऐसे, 2y ऐसे के ऐसे प्लस 2y, ये जो 8 है इसको पकड़ के इधर लाना है, तो क्या हो जाएगा -8, और ये आ गया बराबर 0। तो इस ढंग से आपके जो समीकरण आ गए और राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है। अब हम इजीली इसमें अनुपात निकालेंगे और फिर पता करेंगे कि यह अद्वितीय हल है, तो वज्रगुण विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले अनुपात देख लेता हूँ जल्दी से। अब मैं अलग अलग ना लिख के मैं सीधा ही लिख लेता हूँ A1/A2। आपको पता चल गया होगा कि A1/A2 क्या होता है, B1/B2 और C1/C2, जो कि पहले सवाल में मैंने क्लियर कर दिया है। अब देखिए A1/A2 लिखना है, यानी x का गुणांक पहले समीकरण का आ जाएगा और A2 दूसरे समीकरण का x का गुणांक तो आ जाएगा 3। इसी प्रकार दूसरा लिखना है B1/B2। और B1/B2 क्या है, देखिए B1 है वो क्या है पहले समीकरण में y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या है यहाँ पे 1 आ जाएगा 1। B2 दूसरे समीकरण का y का गुणांक क्या है 2। फिर C1/C2 लिखना है, और C1/C2 देखिए माइनस का 5 है और माइनस का 8 है, तो यहाँ आ जाएगा -5/-8। अब इसको सरल करेंगे तो भी 5/8 आ जाएगा, जो माइनस माइनस कैंसिल होंगे, परंतु यहाँ स्पष्ट हो रहा है मेरे, यहाँ लिखेंगे चूंकि कि A1/A2 यानी A1/A2 क्या आ रहा है 2/3, और B1/B2 क्या आ रहा है 1/2। तो यहीं से स्पष्ट हो रहा है कि नॉट इक्वल टू क्या है B1/B2। साथ में आगे भी लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू C1/C2। इसलिए कह सकते हैं अतः रेखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल विद्यमान है, या फिर लिख सकते हैं अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ लिख लेते हैं अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय
अद्वितीय हल विद्यमान है। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल विद्यमान है। अब अद्वितीय हल है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करके इसको हल करना है। तो प्रश्न के अंदर यही पूछा था। देखिए वापस पढ़ता हूँ कि निम्नलिखित समीकरण युग्म में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में, तो अद्वितीय हल आ गया। इस अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो अब आपको सीखने को मिलेगा वज्र गुणन विधि, राइट। तो यहाँ लेता हूं मैं वज्र गुणन विधि। अब ध्यानपूर्वक देखना है कि वज्र गुणन विधि में आपको क्या करना है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि आपने देख लिया है, विलोपन विधि देख लिया है और ग्राफी विधि देख लिया है। तीसरी विधि आपके बची है जो क्लियर हो जाएगी आज, वज्र गुणन विधि। तो यहाँ लिख लेता हूँ वज्र गुणन विधि। ये वज्र गुणन विधि है। और वज्र गुणन विधि में करना क्या है आपको, वज्र गुणन विधि के अंदर सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ x, नीचे आपको इस टाइप का कॉलम बनाना है, फिर बराबर का निशान, फिर y लिखना है, फिर ऐसे कॉलम बनाना है, फिर बराबर का निशान, फिर 1 लिखना है और फिर बट्टा और ऐसे कॉलम बनाने हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि x के नीचे क्या लिखना है, ये आपको ध्यान देने वाला बात है। तो देखिए यहाँ पे इस समीकरण के अंदर जाना है जहाँ पे आपने पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में 0 लाया था। इन दोनों समीकरण को ध्यान से देखना है, ये समीकरण और ये समीकरण। ठीक है। अब इसके अंदर x के नीचे आप लिख रहे हैं तो आपको x वाला जो गुणांक है वो नहीं लिख के इन दोनों की गुणांक है वो लिखने हैं इसके नीचे। देखिए क्या करना है, ऊपर क्या है, यहाँ x है, तो जो x है इसको आप छुपा दो एक तरह से, इसको देखना ही नहीं। आपको यहां से स्टार्ट करना है। देखिए y का गुणांक है वो क्या है, यहाँ पे 1, तो लिखेंगे यहाँ पे 1, यहाँ लिखूंगा 1। फिर नीचे दूसरे समीकरण का y का गुणांक, दूसरा समीकरण y है, इसका गुणांक क्या हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2। एक तरह से आपको x के नीचे क्या लिखना है, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। तो देखिए c1 क्या है यहाँ पे माइनस का 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 5, और C2 है वो क्या है माइनस का 8, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 8। तो इस ढंग से x के नीचे आपने दोनों पद है वो लिख लिए। अब y की बारी, तो जब y लिखेंगे तो y को छुपाना है और दूसरों दोनों को लिखना है। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ तक पहुंच गए तो -5 पहले आएगा, यानी C1 बटा C2 पहले आएगा -5 और माइनस का आएगा 8। फिर आ जाएगा A1 बटा A2, यानी x का गुणांक 2 और इस x का गुणांक 3, जो 2 बट्टा 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और ये आ जाएगा 3। तो y के नीचे भी हमने लिख लिया, x के नीचे भी लिख दिया। अब आपको लिखना है नीचे 1 के नीचे। तो 1 के नीचे क्या लिखेंगे, अचर पद नहीं लिख के इन दोनों गुणांकों को कंटिन्यू लिखना है। पहले x के गुणांक लिखेंगे फिर y के गुणांक। तो x के गुणांक देखिए क्या लिखेंगे, x का गुणांक 2 है, नीचे वाले समीकरण दूसरे समीकरण के अंदर x का गुणांक क्या है 3, तो आ जाएगा 3। इसी प्रकार यहाँ पे y का गुणांक क्या है 1, तो ये आ जाएगा 1। दूसरे समीकरण के अंदर y का गुणांक क्या है 2, तो ये आ जाएगा 2। तो ये हो गया आपके पूरे लिखने का तरीका। अब आपको वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन शब्द से आप सब परिचित है, क्योंकि वज्र गुणन में करते क्या, कैची गुणा, जो आपने छोटी क्लासों में सीखा है अच्छे ढंग से। अब देखिए सबसे पहले हम x को सरल करते हैं। यहाँ लिखता हूं मैं x और नीचे इसको सरल करूंगा। 1 का गुणा पहले 8 से कर दो, वज्र गुणन यानी कैची गुणा करना है। ऐसे 1 का गुणा -8 से होगा, 2 का गुणा -5 से होगा। तो 1 का गुणा जब -8 से करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -8। फिर 2 का गुणा -5 से करके घटाना है, तो 2 का गुणा जब -5 से करूंगा तो क्या आएगा -10, और -10 को जब घटाऊंगा तो आ जाएगा +10। तो आ जाएगा इस ढंग से पूरे ब्रैकेट के अंदर ये सरल होके दोनों संख्या। कैसे किया वापस बताता हूँ। 1 का गुणा -8 से किया तो ये -8 आ गया। फिर इसको घटाना है, 2 का गुणा -5 से करेंगे तो -10 आएंगे। इस -10 को यहाँ घटाना है, इसलिए आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो गए +10। फिर बराबर, अब y को सरल करता हूं। देखिए y बट्टा क्या आ जाएगा मेरे पास, पहले -5 का गुणा 3 से करना है, तो 5 का गुणा जब 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, और ये माइनस क्या आ जाएंगे 15। वापस देखिए -8 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, परंतु यहाँ माइनस है इसलिए आ जाएगा
16। अगर यहाँ माइनस नहीं होता यानी 8 भी प्लस वाला होता और ये 2 प्लस वाला ही है तो क्या लिखता मैं यहाँ पे माइनस के 16। यहाँ पर भी अगर ये 5 प्लस वाला होता तो मैं लिखता माइनस के 10। फिर बराबर आगे बढ़ते हैं। एक के नीचे भी आपको सरल करके लिखना है। देखिए 2 का गुणा 2 से कितने हो गए 4। देखिए यहाँ समझ में आ जाएगा दोनों प्लस है तो कैसे माइनस आएगा। देखिए 3 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 3, तो आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, ये सरल कर दिया आपने। अब आपको और आगे सरल कर सकते हैं। देखिए नीचे x बट्टा यहाँ पे माइनस का 8 है और प्लस का 10 है तो नीचे आ जाएगा प्लस का 2, क्योंकि 10 में से 8 चले गए तो प्लस के 2 बचेंगे। इसी प्रकार y के नीचे देखिए माइनस का 15 और प्लस के 16 है तो आ जाएगा 1, और 1 के नीचे 4 में से 3 गया तो क्या बचा 1। तो ये आपके तीनों पद आ गए। इसको नाम दे देंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसको नाम दूंगा फर्स्ट, इसको दूंगा सेकंड और इसको दूंगा थर्ड। अब दो की तुलना करके हम x और y के मान प्राप्त कर सकते हैं और यही हमारा टारगेट था कि x का और y का मान प्राप्त करना। हल करने का मतलब यही है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करता हूं मैं। ठीक है, करता हूं मैं यहाँ पे हल। देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट का और थर्ड की तुलना करूंगा। ये जो फर्स्ट है इसको फर्स्ट नाम दिया है, इसको सेकंड नाम दिया है और इसको थर्ड नाम दिया। तो यहाँ लिखता हूं मैं फर्स्ट एवं थर्ड से। फर्स्ट और थर्ड को लिखो और तुलना करके ज्ञात करो। देखिए x बटा 2 ये फर्स्ट है, x बटा 2 और थर्ड क्या है 1 बटा 1। तो लिख लेते हैं बराबर करके 1 बटा 1। अब वज्र गुणन करके वापस इसको सरल करना है। तो एक का गुणा x से होगा तो x ही आएगा और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस ढंग से आपके पहला उत्तर तो आ गया x का मान 2। ठीक है, एक उत्तर आपको प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट दूसरा हम तुलना करेंगे सेकेंड और थर्ड की। तो यहाँ लिख लेता हूं सेकेंड एवं थर्ड से। यहाँ लिख लो से, यहाँ पर भी लिख लो से। सेकेंड व थर्ड से, तो सेकेंड क्या है मेरे पास y बट्टा 1 बराबर थर्ड क्या है 1/1। अब एक का गुणा y से करो तो क्या आ जाएगा y। एक का गुणा 1 से करेंगे तो 1, कैची गुणा करना, एक का गुणा 1 से, इस एक का गुणा y से, ऐसे गुणा क्रॉस में, राइट। तो y बराबर आ गया 1। दूसरा मान भी आपको प्राप्त हो गया, यानी x का मान आपको मिल गया 2 और y का मान मिल गया 1। ये आ गया उत्तर। तो ये है वज्र गुणन विधि। आपको फर्स्ट और थर्ड की तुलना करने पर आपको x का मान मिल जाएगा यहाँ से, और सेकंड और थर्ड की तुलना करने पर क्या मिल जाएगा y। और यही आपको रूल है वो हर सवाल के अंदर अपनाना है। यदि आपका हल अद्वितीय हल है तो उसको वज्र गुणन विधि से करना है, अन्यथा सीधा लिखना है कि इसका कोई हल विद्यमान नहीं है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है तो भी आपको आगे नहीं बढ़ना है।